मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 481 प्रमाण पत्र। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C481 प्रमाण पत्र। एड्स बाय पर फ्यूचर। अध्याय 481 प्रमाण पत्र। मैरी के साथ बातचीत के बाद सेठ को मिनासमार की स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी मिली। उसने उसे आश्वासन दिया था कि वह समाज के लिए चर्च की देखभाल करेगी और प्रक्रियाओं के बारे में योवेद से बात करेगी। दूसरी ओर वह उनके माल और जालसाजी का ख्याल रखेगा। चूंकि बहुत कम युद्ध वर्गों में मूल्यांकन कौशल होता था, इसलिए निचले स्तरों पर बहुत कम लोग अच्छे हथियारों और बुरे हथियारों में अंतर कर पाते थे। एक शौकिया व्यक्ति अपनी नंगी आंखों से मित्र तलवार और स्टील तलवार के बीच का अंतर नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि निम्न स्तर के लोहार आसानी से एक सस्ती औसत तलवार बना सकते थे और कुछ संदिग्ध व्यापारी इसे ऊंची कीमत पर बेच देते थे और कहते थे कि यह फिरोजी एंविल का सेकंड हैंड उत्पाद है। लोहार को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह वास्तव में आंशिक रूप से उसकी गलती थी। चूंकि उसने मात्रा के हिसाब से वस्तुओं का निर्माण जल्दी किया था, इसलिए उसने उन्हें बार बार एक ही पैटर्न का उपयोग करके बनाया। हालांकि बड़ी संख्या में बनाए गए थे, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया था कि उस समय उसके पास मौजूद सामग्रियों के बीच सबसे अच्छा संतुलन हो। सभी हथियार उच्च गुणवत्ता के थे, लेकिन क्योंकि वे सभी लगभग एक जैसे दिखते थे, इसने एक ब्रांड छवि बनाई। लोगों ने उन्हें फिरोजा तलवारें गदा भाले कहना शुरू कर दिया और उन्हें फिरोजा निहाई की गुणवत्ता के साथ जोड़ा। इससे धोखेबाजों के लिए समग्र शैली की नकल करना आसान हो गया, लेकिन कम गुणवत्ता वाली सामग्री और कौशल का उपयोग किया। उन्होंने अपने नाम का उपयोग करके सस्ते हथियार बेचे। कवच के साथ यह उतनी बुरी समस्या नहीं थी, क्योंकि सेठ ने अधिकांश कवच का उत्पादन वैडन पर छोड़ दिया था। सेठ के जाने से पहले वैडन एक जर्नीमैन आर्मरर बन चुका था, जिसका मतलब था कि वह दुर्लभ सामग्रियों के साथ भी काम कर सकता था। हालांकि उसके लिए यह कठिन था और एक महाकाव्य कवच को तैयार करने में उसे अधिक समय लगेगा, इसलिए उसने अभी तक बहुत सारे कवच नहीं बनाए थे। कोई यह भी कह सकता है कि कवच के साथ नकल की समस्या नहीं थी। जब से उनके सामान की मांग बढ़ी, होएन और वैडन कमीशन बनाने में व्यस्त हो गए। कवच अब ज्यादातर कस्टम में थे और मिनासमार से एक पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची थी। इसके कुछ कारण थे। उर्फ पर योद्धा की भावना वाले बहुत कम लोग थे, जबकि हर कोई एक अच्छी तरह से फिट होने वाले कवच की परवाह करता था। बहुत कम लोग एक कस्टम हथियार ले जाने की परवाह करते थे, क्योंकि वे वैसे भी अपने कौशल की शैली का पालन करते थे। एक और छोटी सी बात यह थी कि आकार समायोजन के लिए जादू कवच पर एक जादू स्लॉट ले लेगा, जिससे आकार समायोजन एक बार सार्वजनिक दृष्टि में खराब हो गया। एक कस्टम में प्राप्त करने का मतलब था कि वे एक और सकारात्मक प्रभाव भी दे सकते थे। निष्कर्ष ये था कि सेठ को अपने ब्रांड की सुरक्षा करने तथा अपने हथियार को पहचानने योग्य बनाने का तरीका ढूंढना था, ताकि उसकी नकल न की जा सके। लोहार ने गहरी सांस ली। अगर वह पहले से ही मास्टर बन चुका होता तो ये काम आसान होता। टोरेड और दूसरे बौने मास्टरों से उसे पता था कि एक बार मास्टर का पद हासिल करने के बाद उन्हें सिस्टम के जरिए अपना खुद का चमक भी मिल जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक कोई भी व्यक्ति अपने हथियार पर मुहर लगा सकता था और प्रतीक लगा सकता था। ज्यादातर दुनिया में ये सामान्य चमक भी काम करते थे। हालांकि डेल्टा का बुनियादी ढांचा इस हद तक परिपक्व नहीं हुआ था कि वह उस घटिया व्यापारी के पीछे जा सके जो नकली माल बेचता था। एक सामान्य दुनिया के लिए बनाए गए सिस्टम को सभी तरह के अज्ञात जादू, राक्षसों और वस्तुओं के अचानक परिचय के लिए अनुकूलित करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन था। उनके सिर के ऊपर डेल्टा को यह सुनिश्चित करने में बहुत कठिनाई होती थी कि शहर सभी प्रकार के कौशल सहायता वाले अपराधों से सुरक्षित रहे। इसलिए ये समझ में आता है कि पुलिस के पास छोटे मोटे धोखाधड़ी के पीछे जाने का समय नहीं था, जो किसी न किसी तरह से सजा से बच सकते थे। यही कारण था कि सेठ को सिस्टम के चमक की चाहत थी। अंतर यह था कि मास्टर के चमक को बिना किसी अतिरिक्त कौशल के पहचाना जा सकता था। इसे पहचानने के लिए किसी मूल्यांकन कौशल की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि सेठ के पास अभी भी वह नहीं था। उसे कोई और रास्ता निकालना था। अगले दिन सुबह लोहार अपनी कार्यशाला में आया, जहां उसने दो बौनों से अपने विचार के बारे में बात करने और ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या उनके पास अपना कोई विचार है। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहचानने योग्य हो और जिसे कोई आम आदमी कॉपी न कर सके। ओह सेठ, आप पहले से ही यहाँ हैं? वैडन ने आश्चर्य से पूछा जब वह अपने कार्यशाला में प्रवेश करने के लिए गलियारे से नीचे आया। हाँ, मैं आपसे और होएन से सलाह मांगना चाहता था, लोहार ने समझाया। वे जादुई लोहार होएन के कुछ मिनट बाद आने का इंतजार करने लगे। तीनों कारीगर बैठ गए और सेठ ने बताया कि उसने पिछले दिनों मैरी से क्या बात की थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों भी नकल की समस्या से वाकिफ थे, हालांकि वे खुद ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। सेठ ने सबसे पहले अपने विचार साझा किए। उनका अपना विचार था कि एक अद्वितीय टोकन का उपयोग किया जाए, जिसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता था और जिस पर उनका एकाधिकार था। वह काफी समय से किसी तरह से दुर्लभ सामग्री की प्रचुर मात्रा का उपयोग करने की तलाश में था, जिसे वह यादृच्छिक प्रभावों के कारण उपयोग नहीं कर सकता था। यह कोई क्रांतिकारी विचार नहीं था। यह उनकी पहल से जुड़ा था जब उन्होंने शरणार्थियों की मदद के लिए बीटा को भेजने के लिए ही कॉइन बनाए थे। बौने भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। अगर उनके दिमाग में अनोखी सामग्री उतनी ही प्रमुख होती जितनी कि सेठ के दिमाग में थी। उनके सुझाव को सुनने के बाद दोनों बौनों के पास कहने के लिए कुछ था। यदि हम टोकन पर मिनासमार का चिन्ह लगा दें तो हम उन्हें प्रामाणिकता के प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फिर वे टोकन का इस्तेमाल दूसरी वस्तुओं पर भी कर सकते थे। खरीदार को एक प्रमाण पत्र मिलेगा और अगर वे हथियार को फिर से बेचने का फैसला करते हैं तो वे इसे प्रमाण पत्र के साथ बेच सकते हैं। एड्स बाय पर फ्यूचर। लेकिन अगर वे सिर्फ टोकन लेकर उसे किसी दूसरे हथियार के साथ बेचते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, सेठ ने टिप्पणी की। यह एक अच्छा विचार था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। हालांकि होएन ने एक समाधान निकाला। हम इसे रोकने के लिए इसे मंत्रमुग्ध कर सकते हैं और इसे वास्तविक प्रमाण पत्र में बदल सकते हैं, जादुई लोहार ने कहा। उनका सुझाव एक विशेष आकर्षण वाला टोकन था जो खरीदार को मूल्यांकन कौशल प्रदान कर सकता था। बेशक ये वास्तव में ऐसा नहीं था, लेकिन होएन का सुझाव सिस्टम के चमक की एक प्रति जैसा था। कोई भी इसमें मन को चैनल करने में सक्षम होगा और वे हथियार के आंकड़ों का एक तैयार पैनल देख पाएंगे। सेठ ने सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि होएन एक टोकन का सुझाव देगा, क्योंकि वह वही था जो बड़े पैमाने पर मंत्रमुग्ध टोकन का उत्पादन करने में सक्षम था। हालांकि इसके साथ एक समस्या भी आई। वैडन ने आलोचना करते हुए कहा, हमें हर अलग वस्तु के लिए जादू को समायोजित करना होगा। उस स्थिति में वे केवल बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं के लिए ही होएन की विधि का उपयोग कर सकते थे, क्योंकि लोहारों के लिए ऐसे जादू को उकेरना कठिन था। फिर भी यह एक दिलचस्प प्रस्ताव था। दोनों बौनों से बातचीत करके उन्होंने मिलकर इस विचार को पूरा किया। इसे बना एक छोटा सिक्का एक डोरी के साथ आइटम में जोड़ा जाएगा। वे मिनासमार और होएन की विधि का उपयोग करके वस्तु को प्रामाणिकता के वास्तविक प्रमाण पत्र में बदल देते थे। सामग्री के प्रभाव यादृच्छिक होने के कारण प्रत्येक सिक्का एक अद्वितीय वस्तु होगी। चूंकि प्रभावों को किसी अतिरिक्त मान की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अधिकांश नकली सिक्के आसानी से उसके रास्ते में आ जाएंगे। उपयोगकर्ता को बस इसे हाथ में लेना था और अगर कुछ हुआ तो वह असली चीज थी। और अगर वे मन को चैनल करते हैं तो उन्हें प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र दिखाई देगा। चूंकि वे तीनों ही दुर्लभ सामग्रियों के साथ काम कर सकते थे, इसलिए यह एक सस्ता और आसान उपाय था जिसका वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे बेहतर बनाने के लिए वे इन टोकन को अपने उच्च श्रेणी के पोषण की बोतलों में भी जोड़ सकते थे। जो बचा था वह था बेचे गए टोकन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की समस्या, लेकिन इसका भी समाधान था। चूंकि हर सिक्का अद्वितीय था, इसलिए वे एक रजिस्टर रख सकते थे कि कौन सी वस्तु किस टोकन से संबंधित है और उसे किसने खरीदा है। अगर किसी को उनके टोकन का इस्तेमाल करके धोखा दिया गया तो वे आसानी से पता लगा पाएंगे कि टोकन का मालिक कौन है और वे उन्हें अपनी सेवाओं का इस्तेमाल करने से सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित कर देंगे। जब तक वे यह बात लोगों को बताते रहेंगे, तब तक ये लोगों को उनके हथियारों के टोकन बेतरतीब ढंग से बेचने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा। तीनों ने उत्पादन प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रोटोटाइप बनाए ताकि सेठ उन्हें मैरी और जेन को दिखा सके। आखिरकार यह उनके लोग ही थे जिन्हें वस्तुओं के बारे में रजिस्टर रखना था। दोपहर हो गई थी जब सेठ ने बौनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। उसके पास अभी भी करने के लिए दूसरे काम थे। करीना ने पार्टी के दौरान उससे कहा था कि जब भी उसे समय मिले तो वह मिलने आ जाए। एड्स बाय पर फ्यूचर। कोफाई दानाव तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 482 वृक्ष का विस्तार।
गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B956JN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C482 वृक्ष का विस्तार एड्स बाय फ्यूचर। अध्याय 482 वृक्ष का विस्तार। इससे पहले कि उसके कदम उसे ट्री चैम्बर की ओर ले जाते, जैसा कि उसने मजाक में उस विशाल गुफा को कहा था जहां करीना का हैंगंग ट्री उग रहा था, उसका पेट उसे रसोईघर की ओर ले गया। अरे सेठ, क्या तुम नाश्ते के लिए आए हो? लिंक ने उसका अभिवादन किया। पेटू शिकारी हमेशा रसोई में रहता था, चाहे सेठ किसी भी समय आए। तुम हमेशा यहीं रहते हो और खाना बनाते रहते हो, क्या तुम सोते भी हो? सेठ ने हंसते हुए पूछा। नहीं, लिंक ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। क्या? लोहार ने हैरान होकर पूछा। मैंने एक ऐसा हुनर सीखा है जिससे मुझे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं सारा दिन खाना बना सकती हूँ। इस आदमी को वाकई अपना जुनून मिल गया था। सेठ को जब भी फोर्जिंग पसंद थी तो वह इसके लिए अपनी कीमती नींद का त्याग नहीं करना चाहता था, सिवाय किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि खाने में बहुत सुधार हुआ था। लिंक को शेफ बनाम मेहमान की लड़ाई में चुनौती देने के बाद लोहार करीना से मिलने के लिए वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसे अपनी बारी पर जड़ी बूटी के बगीचे को पार करना था। सेठ, क्या तुम करीना से मिलने आए हो? फार्मासिस्ट ओटो ने उसका अभिवादन किया। नमस्ते ओटो। हाँ, उसने मुझसे कहा है कि अगर मेरे पास समय हो तो मैं आ जाऊं। तो फिर मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, उसने मुस्कुराते हुए कहा और जड़ी बूटियों की देखभाल जारी रखी। एड्स बाय फ्यूचर। लोहार फार्मासिस्ट के पास से सिर हिलाकर निकल गया और तब तक चलता रहा जब तक वह जड़ी बूटी के बगीचे के अंत में बड़े देर तक नहीं पहुंच गया जहां हैंगंग ट्री वाली गुफा स्थित थी। उसने दरवाजा जोर से दबाया लेकिन वह नहीं हिला। वह उसे धकेलने ही वाला था कि उसने अंदर से करीना की आवाज सुनी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, उसने जल्दी से कहा। इसके बाद जमीन पर किसी चीज के घिसटने की आवाज आई और करीना की सांस फूलने लगी। उसके 1 मिनट बाद गेट खुला। दरवाजे के सहारे खड़ी थकी हुई ड्रॉइड का नजारा देखकर उसका स्वागत हुआ। सेठ, तुम आ गए, उसने जल्दी से अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए। हाँ, क्या तुमने मुझे इसलिए आने के लिए नहीं कहा था क्योंकि तुम्हें कुछ बात करनी थी? उसने थोड़ा उलझन में पूछा। उसने कमरे में देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन वह ड्रॉइड के पीछे के खुले स्थान से ज्यादा कुछ नहीं देख सका। मैंने किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी, उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया। करीना, क्या हो रहा है? सेठ ड्रॉइड को लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वह एक गंदा इंसान नहीं लगती थी। चीजों को व्यवस्थित करने की उसकी बातें उसे चिंतित कर रही थी। क्या ड्रॉइड की तबीयत ठीक नहीं थी? मुझे लगता है ये सबसे अच्छा होगा यदि आप स्वयं देखें, उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा और एक तरफ हट गई। सेठ ने मुंह बनाया। हाल ही में ऐसी कई चीजें थी जिनके बारे में लोग शिकायत करने के बजाय उसे खुद ही देखना चाहिए। खैर, जब उन्होंने कहा कि उसे खुद देखना है तो वह ऐसा करेगा। एक तेज कदम के साथ सेठ हैंगंग ट्री की गुफा में घुस गया और अपनी कलाई जितनी मोटी जड़ पर लगभग ठोकर खाने के बाद जल्दी से रुक गया। एड्स बाय फ्यूचर। ऊपर देखने पर पता चला कि पेड़ का मुकुट अंधकार में लिपटा हुआ था। वह जादुई रोशनी नहीं देख पा रहा था जो उसने शुरू में लगाई थी। उसका एकमात्र प्रकाश स्रोत गुफा के चारों ओर विद्युत लालटेन थे, जैसे स्ट्रीट लैंप। कमरे, फर्श और दीवारें जो उन्होंने रोशन की, अलग अलग मोटाई वाली जड़ों की परतों में ढकी हुई थी। कुछ एक जांघ जितनी बड़ी थी तो कुछ सिर्फ एक उंगली जितनी। दीवार के बारे में जो कुछ भी छोटा सेठ देख सकता था, उससे उसे यह आभास हुआ कि शायद गुफा की पूरी सतह इसी तरह ढकी हुई थी। यहाँ तक कि छत भी। वह क्रोधित नहीं था, वह केवल उलझन में था और अनिश्चित था कि उसे किस तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वह केवल करीना को देख सकता था, इस उम्मीद में कि उसने जो देखा उसका एक सुसंगत स्पष्टीकरण मिल सके। आखिरकार वह पेड़ की ड्रॉइड थी। ड्रॉइड लगातार उसकी निगाहों से बचता रहा जब तक कि वह अजीब सी खामोशी उसके लिए बर्दाश्त से बाहर नहीं हो गई। आखिरकार वह टूट गई और समझाने लगी। वह खुद भी अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थी। उसके हाथ में लटकते हुए पेड़ की वृद्धि को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह केवल इसे धीमा करने में सक्षम थी। गुफा बस इसके विकास के लिए बहुत छोटी थी, खासकर पेड़ को इस तरह के वातावरण में लाने के बाद। डेल्टा चारों ओर से केंद्रीय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ था जो जादू से भरपूर था। अल्फा के विपरीत, जहां से सेठ और पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पेड़ बड़ी मात्रा में जादू को खुशी से अवशोषित कर सकता था और अनिश्चित काल तक बढ़ता रह सकता था। करीना ने चाहे जो भी कोशिश की हो, सेठ ने जो गुफा बनाई थी वह बहुत छोटी थी, लेकिन अगर वह इसे बड़ा भी कर देता तो भी पेड़ की बढ़ने की स्वाभाविक इच्छा पूरी नहीं होती। चूंकि उसे नहीं पता था कि और क्या करना है, इसलिए उसने पेड़ को गुफा के अंदर तक सीमित रखने की कोशिश की, जिससे वह एक विशाल जड़ंडे में बदल गया। अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पेड़ शायद पहले ही मिनास मार या बाहर की ओर सुरंग बना चुका होता। चूंकि वह वास्तव में मिनास मार के अन्य सदस्यों को नहीं जानती थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उसने इसे गुप्त रखा, यहाँ तक कि पिप और अन्य बच्चों से भी, और दूसरों से सलाह लेने के बजाय उसके लौटने का इंतजार किया। अपने बच्चों के प्रति बहुत समझदारी और प्यार दिखाने के बावजूद सेठ को एहसास हुआ कि ड्रॉइड में अनुभव की कमी है और खासकर अजनबियों के मामले में भरोसा नहीं है। लोगों के अंधेरे को पहचानने में सक्षम होने के कारण वह बहुत सावधान हो गई थी। विश्वास के मुद्दे, यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह दावा नहीं कर सकता था कि वह बहुत बेहतर है। वह बहुत नेक इंसान होने का दावा भी नहीं करेगा। करीना ने उस पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि शायद वह अपने बच्चों से फिर से मिलने के लिए आभारी थी। जिस तरह से उसने उसे देखा, उससे उसकी असुरक्षा झलक रही थी। जैसे कि उसे यकीन नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है और वह इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वह उसे डांटेगा। उसने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, ये दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है। एड्स बाय फ्यूचर। सब ठीक है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप मिनास मार के अन्य सदस्यों पर थोड़ा और भरोसा कर सकते हैं। उसने आश्वस्त होकर बोलने की कोशिश की, लेकिन वह वास्तव में यही चाहता था। क्या जड़ों का ये विशाल अव्यवस्था एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर वह नाराज हो। हालांकि मोनिक, ईवी या मैरी जैसे अन्य लोग पहले ही मदद कर सकते थे, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत सेठ देख सकता था कि लटकते हुए पेड़ की लकड़ी की गुणवत्ता में सुधार हुआ था, संभवतः जादू के कारण जो लगातार जमा होती जा रही थी। उसे राहत भरे भाव से सिर हिलाते देख सेठ को कुछ शांति मिली। अच्छा, देखते हैं कि हम इससे निपटने का कोई तरीका सोच पाते हैं या नहीं, उन्होंने प्रेरित होकर कहा। समस्या ये थी कि पेड़ बढ़ना चाहता था और उसके पास बढ़ने के लिए जगह नहीं थी। ये स्पष्ट था कि उन्हें उसे बाहर निकलने का रास्ता देना था। अगर पेड़ को बाहर का हिस्सा मिल जाता तो क्या होता? उसने डेल्टा के नीचे पहाड़ की ढलान से बाहर लटकते हुए एक विशाल पेड़ की कल्पना की, जबकि बाकी पहाड़ियां ठंडी चट्टानी बर्फ से ढकी बंजर भूमि बनी रही। ये कितना स्पष्ट होगा? आपने कहा कि आपने इसे गुफा तक ही सीमित रखा है और अन्यथा जड़ें बाहर की ओर निकल जाती। इसका मतलब है कि आप इसे मोटे तौर पर नियंत्रित कर सकते हैं, है ना? उसने सुनिश्चित किया। इस बात को लेकर अनिश्चित होने के बावजूद कि वह क्या कहना चाह रहा था, ड्रॉइड ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। बर्फीले पहाड़ों में हरे भरे पेड़ की तस्वीर की कल्पना करते हुए सेठ के मन में एक विचार आया। पेड़ की भरपूर ऊर्जा का एक अच्छा उपयोग। संभव समाधान उसे तुरंत सूझ गया क्योंकि उसने कल ही मैरी से इस विषय पर बात की थी। इस तरह से करीना को मिनास मार के लोगों पर अपना भरोसा बढ़ाने का मौका भी मिल सकता था। अधिकांश लोगों में खामियां होती हैं, उसे बस ये सीखना था कि खामियों का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह व्यक्ति बुरा है। मुझे लगता है कि मेरे पास हमारी छोटी सी समस्या का समाधान है, लेकिन आपको इस पर मैरी और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। आपको शायद लंबे समय के लिए मिनास मार छोड़ना पड़े। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उसने मैरी से पूछा। ये करीना के लिए भी बढ़ने और वास्तव में उनके परिवार में एकीकृत होने का एक मौका था। ड्रॉइड ने कुछ देर तक सोचा। हाँ, उसने अंततः चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ उत्तर दिया। उसका संकल्प देखकर सेठ आश्वस्त हो गया और उसने मिनास मार के व्यवसायिक उद्यम में हैंगंग ट्री की भावी भूमिका के बारे में अपना विचार साझा किया। इसके फलने फूलने का एक मौका, लकड़ी की सामग्री के स्रोत से कहीं बढ़कर कुछ बनना। लेकिन फिर भी लकड़ी की सामग्री का एक स्रोत भी है, वह घर में उगाई गई सामग्री को नहीं छोड़ेंगे। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 483 वृक्ष का विस्तार 2। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C483 वृक्ष का विस्तार 2। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित व्यक्तिगत सामग्री सब एक ही स्थान पर। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित व्यक्तिगत सामग्री सब एक ही स्थान पर। प्रायोजित डिस्कवरी फीड। अब शीर्ष स्वास्थ्य बीमा के साथ अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करें। अब शीर्ष स्वास्थ्य बीमा के साथ अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करें। प्रायोजित HDFC एगो एड्स बाय फ्यूचर अध्याय 483 वृक्ष का विस्तार 2। सेठ ने अपनी योजना साझा करने के बाद सुझाव दिया, यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ मैरी के पास आ सकते हैं और हम उसके साथ विवरण के बारे में बात कर सकते हैं। बेशक ये सिर्फ टावर मास्टर का त्वरित विचार था, उन्हें अभी भी मैरी के बारे में विस्तृत जानकारी जुटानी होगी। हालांकि उन्हें यह एक अच्छा विचार लगा, लेकिन मैरी की राय अलग हो सकती है। उन्हें पहले उसे मनाना होगा। सेठ टावर मास्टर होने के बावजूद उसने सुनिश्चित किया कि वह अधिनायकवादी शासन न चलाए। वह दूसरों को काम सौंपने उस तरह काम करने में बहुत सहज था। बदले में वह दूसरों से इनपुट सुनने के लिए तैयार था। करीना ने अंधेरे जड़ों से ढकी गुफा को देखा। हाँ, वैसे भी मेरे पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कंधे उठाए और जल्दी से साथ चली आई। वह वहां से निकलने के मौके को लेकर बहुत खुश थी। आखिर वह इस अंधेरे कमरे में कितनी देर तक छिपी रही, बस इसे गुप्त रखने के लिए। ओह करीना, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। ये तो फार्मासिस्ट ने बाहर जाते हुए उनका अभिवादन किया। हाँ ओटो, नमस्ते, मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूँ। बच्चे कैसे हैं? उसने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया। पिप और बाकी लोग ठीक हैं। वे थोड़े चिंतित हो रहे थे, लेकिन आपको फिर से बाहर देखकर बहुत अच्छा लगा। ओटो पहले तो थोड़ा उलझन में था, लेकिन एक दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया। करीना ने यह नहीं बताया कि वह कितने समय से इस समस्या को छिपा रही थी। इस बात का सामना करते हुए सेठ को ड्रॉइड के लिए थोड़ा दुख हुआ। उम्मीद है कि भविष्य में उसे मिनस मार के अन्य सदस्यों से और अधिक खुले तौर पर संपर्क करने का भरोसा मिलेगा। वे जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकले ही थे कि उनकी मुलाकात एक असामान्य घटना से हुई। किताबों की दीवानी एलिसन अर्कनी अपनी मर्जी से अपनी प्रयोगशालाओं की गहराई से बाहर निकली थी और उसने उन्हें आवाज भी दी थी। सेठ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? उसने एक असामान्य चमकदार मुस्कान के साथ पुकारा। हालांकि वह उसे एक शक्तिशाली जादूगर के रूप में जानता था, लेकिन उसकी सारी हालिया यादें एक मूडी बंद किमियागर की थीं। जब से उसे ये दूसरी कक्षा मिली और टॉवर की प्रयोगशालाओं तक पहुंच मिली, तब से वह शायद ही कभी उन्हें छोड़ती थी। एलिसन, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने आश्चर्य से पूछा। एड्स बाय फ्यूचर। हे, क्या आप हैरान हैं कि मैंने आपको अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देने के लिए कांच और रसायनों की अपनी अंधेरी समाधि को छोड़ दिया? उसने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ मेरा मजाक उड़ाया। हो, आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि आप मेरी वेलकम पार्टी में नहीं आ पाए? बिल्कुल, मैंने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उसने बिना किसी पश्चाताप के स्वीकार किया और एक स्पष्ट नीले तरल पदार्थ से भरी औषधि की बोतल लहराई। आप इसे एक सफलता कह रहे हैं? ये औषधि क्या कर सकती है? सेठ ने उत्सुकता से पूछा। मैं इस बारे में आपसे और मैरी से बात करने जा रही थी। मैंने आपकी दी हुई अजीब किताब से नुस्खा अपनाया। इसे सही तरीके से बनाने में थोड़ा समय लगा और मुझे कुछ चरणों को बदलना पड़ा, लेकिन यह एक ऐसी औषधि है जो आपके स्तर या आपके पास पहले से मौजूद गुणों से स्वतंत्र होकर सभी शारीरिक विशेषताओं में 5 गुना स्थायी रूप से सुधार कर सकती है। उसने गर्व से उत्तर दिया। सेठ का जबड़ा खुला रह गया। करीना को वास्तव में यकीन नहीं था कि इसमें क्या आश्चर्यजनक था। हमें यह जानना होगा कि स्थायी प्रभाव हमेशा सीमाओं के साथ आते हैं। भोजन के मामले में यह अक्सर खिलाड़ी और सामग्री के बीच विशेषता अंतर का सवाल था। जब औषधियों की बात आती है तो ये भी ऐसा ही था। उनमें अक्सर एक स्तर प्रतिबंध होता था या वे केवल एक विशिष्ट विशेषता सीमा तक ही काम करते थे। इसके अलावा व्यक्ति धीरे धीरे दवा के प्रभावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता था। इसलिए व्यक्ति अपने आंकड़ों को बेहतर बनाने के लिए बहुत अधिक उच्च श्रेणी की औषधियां नहीं पी सकता था। ऐसी औषधियां जो इनमें से ज्यादातर सीमाओं को नजरअंदाज कर सकती थी, बहुत दुर्लभ थी। भले ही एलिसन की औषधि में कुछ कमियां हो, भले ही उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता हो, औषधि बहुत महंगी होगी और नुस्खा बहुत कीमती होगा। इस हद तक कि सेठ इसकी तुलना बनाने की विधि से करेंगे। शायद उसी हद तक नहीं, लेकिन बहुत समान है। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद लोहार ने अंततः पूछा, प्रतिरक्षा प्राप्त करने से पहले इसका कितनी बार उपयोग किया जा सकता है? अगर एक बार में पी जाए तो 3 बार, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कई हफ्तों के अंतराल पर शराब पीता है तो वह बिना किसी बड़े नुकसान के 4 या 5 बार तक पी सकता है। एलिसन ने गर्व से समझाया। यह इतना शक्तिशाली है? सेठ ने आश्चर्य से कहा। यह कोई मजाक नहीं था। 5 पोषण का मतलब सबसे अच्छे मामले में सभी शारीरिक विशेषताओं के लिए 25 था, जो ताकत, निपुणता, चपलता और धीरज थे। ये 100 विशेषता बिंदुओं के बराबर था या उच्चतम संभव बोनस विशेषता बिंदुओं वाले 10 स्तर थे। अगर मैं मूल दवा बना पाता तो यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। अगर मुझे नुस्खा समझ में आ जाता तो मूल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल से सभी शारीरिक विशेषताओं में 30-35 अंकों का सुधार होता। एड्स बाय फ्यूचर। हालांकि चूंकि मुझे कई उत्पादन चरणों और अवयवों को अनुकूलित करना था, इसलिए इसे कम से कम 15 और अधिकतम 25 तक घटा दिया गया। एलिसन ने एक तरह से कहा जैसे कि वह सारा श्रेय लेने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन वास्तव में ये बता रही थी कि उसका काम वास्तव में कितना अद्भुत था। सेठ को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके जाने के बाद से बहुत कुछ हो चुका था और अभी भी हो रहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरे और मैरी के पास जा रहे हो। हम भी उसके पास जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। सेठ ने सुझाव दिया। टावर मास्टर उन्हें मैरी के दफ्तर में पोर्ट कर सकता था, लेकिन वह करीना और एलिसन से ज्यादा देर तक बात करना चाहता था। खास तौर पर वह ड्रॉय को एलिसन को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ समय देना चाहता था। दूसरी ओर कीमियागर ने अपने मौके का फायदा उठाया और अपने शोध और किताबों के प्रति जुनून के बारे में ड्रॉय से बहुत ज्यादा बात की। दूसरी ओर करीना को ध्यान से उसकी बात सुनने में कोई समस्या नहीं थी। जब वे मैरी के कार्यालय पहुंचे तो सेठ ने दरवाजा खटखटाया। कौन है वहां? अंदर से सचिव की आवाज आई। मैं हूं, हमें कुछ बातें करनी है, उसने जवाब दिया। सेठ, तो फिर अंदर आ जाओ। लोहार, कीमियागर और ड्रॉय कमरे में दाखिल हुए, जहां उन्हें सचिव अमर चुड़ैल और अमर चुड़ैल का पुनर्जीवित भाई मिला, जो अभी भी एक पूर्ण प्ले कवच के नीचे छिपे हुए थे। सेठ ने एडवर्ड एडमंड्स को थोड़ी नाखुशी भरी नजर से देखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने अभी भी ईवी को पूरी तरह से नहीं बताया था। यह अच्छी बात थी कि उसने ये सब उस पर नहीं छोड़ा था। उस समय कुछ अजीब ड्रामा होता अगर उसने उसे बताने का फैसला किया होता और ईवी को पहले से पता नहीं था कि उसका भाई फिर से जीवित है। कितनी अजीब सभा है। आपने एलिसन और करीना का जिक्र नहीं किया, मैरी ने कहा। ओह, हमसे मेरा मतलब हम तीनों से था। सेठ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर समझाया। ईवी, चलो बाद में बात करते हैं। एलिसन, क्या मैं यही सोच रही हूँ? क्या तुम सच में सफल हो गई? अमर चुड़ैल ने मैरी की बात नहीं सुनी और जब उसने एलिसन के हाथ में बोतल देखी तो बोल पड़ी। एड्स बाय फ्यूचर। हाँ, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं देती। मैं सफल हो गई हूँ। उसने ईवी से शेखी बघारी। वह खुद से बहुत ज्यादा ही खुश हो गई। मुझे ये पसंद नहीं है, पफल्स ने अचानक शिकायत की। बर्तन केतली को काला कह रहा है, टेडजेल ने आश्चर्यजनक रूप से तीखी टिप्पणी की। टेडजेल, क्या तुम ठीक हो? हाँ माँ, क्यों? कोई चिंता नहीं, बस पूछ रहा हूँ। उन दोनों के बीच क्या चल रहा था? टेडजेल ने प्रभावी रूप से आइविसर को चुप करा दिया था, क्योंकि पफल्स ने इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की थी। सेठ, तुम तीनों को यहाँ क्या लाया है? मैं देख सकता हूँ कि एलिसन को शायद औषधि से सफलता मिली है, तुम दोनों के बारे में क्या? मैरी ने उसे फिर से बातचीत में शामिल किया। ईवी और एलिसन किसी तरह अपनी ही दुनिया में थे, जहाँ वे प्रभावों, व्यंजनों, अवयवों और सूत्रों के बारे में बात कर रहे थे, जिन्हें सेठ वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैरी के लिए भी यही स्थिति थी। चूंकि एलिसन व्यस्त लग रही है, तो चलिए करीना की समस्या से शुरू करते हैं, सेठ ने निष्कर्ष निकाला। ड्रॉय के साथ मिलकर उन्होंने हैंगिंग ट्री की अत्यधिक शक्ति की समस्या और सेठ द्वारा सुझाए गए समाधान का वर्णन किया।
तुम सही कह रहे हो, इससे व्यापार मार्ग की सुरक्षा की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोग इस पर भरोसा करेंगे? कौन फांसी पर लटकी हुई राक्षसी लाशों की छाया में डेरा डालना चाहेगा? मैरी ने सेठ के विचार का विरोध किया। कल से उसे जो समस्या याद आ रही थी, वह वाई सिटी के लिए उनके व्यापार मार्ग के बारे में बातचीत थी, जिस पर वे वर्तमान में काम कर रहे थे। हालांकि मार्ग का नक्शा बनाया जा रहा था और उसे साफ किया जा रहा था, लेकिन चिमेरा के शांत किए गए क्षेत्र में राक्षसों को फिर से बसने से कोई नहीं रोक सकता था। सेठ ने सोचा कि वे एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार सकते हैं। अगर करीना ने पेड़ की जड़ों को अपने व्यापार मार्ग के साथ बढ़ने और रास्ते में शाखाएं उगाने के लिए नियंत्रित किया, तो पेड़ न केवल बढ़ेगा, ये राक्षसों का शिकार करके मार्ग को सुरक्षित रखकर और यात्रियों को सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करके भी फल फूल सकता है। हालांकि मैरी की आपत्ति जायज थी। कौन ऐसे आदमखोर पेड़ के नीचे सोना चाहेगा जो अपने शिकारों की लटकी हुई लाशों से खुद को सजाता हो? मैं उन्हें ऐसा न करने के लिए कह सकती हूँ, करीना बोली। उसने सुझाव दिया कि पेड़ लाशों को जमीन के नीचे भी खींच सकते हैं, कम से कम उन्हें शाखाओं में लटकाना जरूरी नहीं है। फिर भी एक शिकार का पेड़। मैरी अभी भी आश्वस्त नहीं थी। अगर लोग देखते कि पेड़ों ने शत्रुओं के साथ क्या किया, तो क्या वे वास्तव में उन पर अपने जीवन का भरोसा कर पाएंगे? सेठ को एक और विचार सूझा, तो वह मुस्कुरा पड़ा। एक बार ऐसा हुआ कि उनके व्यापार मार्ग को एक अजीब काल्पनिक सेटिंग में बदल दिया गया। जब लोग पेड़ के नीचे डेरा डाले हुए हैं, तो हम लड़ाई को गोलेम पर क्यों छोड़ दें? एज बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 484 हथियार विकसित करना। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B958HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C484 हथियार विकसित करना। एज बाय पर फ्यूचर अध्याय 484 हथियार विकसित करना। कवि ने उन्हें अपना विचार बताया। मैरी अभी भी चिंतित दिख रही थी, लेकिन अंततः उसने उनकी योजना मान ली। यह पागलपन भरा लगता है, लेकिन ये काम कर सकता है। ईवी ने सेठ के विचार का समर्थन किया। चलो विस्तार से बाद में बात करेंगे, उसने आह भरते हुए कहा। तुमने कहा था कि और भी कुछ है। सेठ ने टोकन सिक्के के बारे में अपना विचार उनके साथ साझा किया। इस बार एलिसन और ईवी ने भी उनकी बात सुनी, क्योंकि यह सभी उच्च श्रेणी की वस्तुओं पर लागू किया जा सकता है। सबसे शक्तिशाली औषधियों के प्रभारी दो लोगों के रूप में इसने उन्हें भी प्रभावित किया। सिक्कों का रजिस्टर रखना एक अच्छा विचार लगा और मैरी ने संगठन के इस हिस्से को संभालने के लिए आसानी से सहमति दे दी। फिर उन्हें जेन के साथ सब कुछ व्यवस्थित करना होगा, जो ट्रिपवे जनरल की प्रभारी थी। टोकन सिक्के की चर्चा स्वाभाविक रूप से एलिसन की महान सफलता में बदल गई। यह एक अधिक जटिल मामला था, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। इन औषधियों के लिए सामग्री स्वयं सस्ती नहीं थी और उसने अपने प्रयोगों पर अपना पूरा शोध बजट उड़ा दिया था। तुमने हमारा पूरा बजट बर्बाद कर दिया, ईवी ने चौंक कर कहा। मुझे सभी सामग्री थोक में खरीदने का मौका मिला। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना ही था। एलिसन ने अपने कदम का बचाव किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक छलांग लगाने और नुस्खा खत्म करने में कामयाब रहे, ईवी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। हम बाद में वित्तीय मामलों पर बात करेंगे। चूंकि टावर मास्टर पहले से ही यहाँ है, इसलिए हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि भविष्य में इस औषधि का क्या उपयोग करना है। मैरी ने दोनों को रोका। मुझे लगता है कि हमें उन्हें लॉर्ड्स और फील्ड टीमों को प्रदान करना चाहिए। हम इस पोषण का उपयोग उत्कर्ष के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी कर सकते हैं। एज बाय पर फ्यूचर कवि की पहली धारणा निश्चित रूप से इसे अपने लोगों को मजबूत बनाना और इसे स्वयं हड़पना था। हम उन्हें दुकान पर बहुत सीमित मात्रा में भी बेच सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, डेल्टा या वाई सिटी में ऐसी कोई दुकान नहीं है जो इस तरह की वस्तु बेचती हो। ये हमारे नाम को और भी आगे ले जाने के लिए एक अच्छा विज्ञापन होगा, ईवी ने सुझाव दिया। मैरी ने मितव्ययितापूर्वक कहा, हमें केवल पहले पाव के आधार पर ही बिक्री करनी चाहिए और इसके लिए कोई ऑर्डर भी नहीं लेना चाहिए। सेठ के लिए उनकी व्याख्या सही थी। अगर यह एक दुर्लभ संसाधन था और इसे पाना मुश्किल था, तो अफवाहें और भी दूर तक फैलती। जितना ज्यादा लोगों को इसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने इस बारे में थोड़ी देर और बात की, लेकिन सेठ धीरे धीरे बातचीत से बाहर निकल गया। उसे यकीन था कि यह व्यवसाय अच्छे हाथों में है, इसलिए उसने करीना को लिया और एक त्वरित विदाई के बाद उसके साथ चला गया। उसे उसके पेड़ पर लाने के बाद वह भी अपने क्वार्टर में लौट आया। जब वह अपने क्वार्टर में लौटा तो उसने पाया कि दिन उसकी अपेक्षा से ज्यादा लंबा हो गया था। मीना आजकल कोठरी में थी, इसलिए उसने पूरे बिस्तर पर अकेले रहने का आनंद लिया। एक बार के लिए शांत रात बिताना काफी सुकून देने वाला था। अगले दिन रात को अच्छी नींद लेने के बाद सेठ को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उसने कमोबेश सभी जरूरी काम निपटा लिए थे और बाकी काम दूसरे लोगों पर डाल दिया था। वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था। जो वास्तव में स्कॉर्पियो से लड़ने के लिए अपने कौशल पर काम करने या हाइपरबोरियास का रास्ता खोजने के लिए नहीं था। नहीं, वह बस आराम करना चाहता था और दुकान के लिए हथियार बनाना चाहता था। वह होइंग को सिक्का उत्पादन छोड़ने के लिए आश्वस्त था, जो खनन प्रेस को समायोजित करने में व्यस्त था। वह कोठार के साथ हुई बातचीत से मिली प्रेरणा को एक बेहतरीन उत्पाद में बदलना चाहता था। लोहार अपनी तकनीकी कुशलता को चुनौती देना चाहता था, जबकि उसे अभी भी अपनी बातचीत याद थी। इस समय तक सेठ के पास विभिन्न सामग्रियों का विशाल भंडार भी हो चुका था। ये बौने तरीके की एक शर्त थी, कोनों में कटौती न करना, काम करने के घुमावदार तरीके से समझौता न करना, बल्कि उनकी कीमत की परवाह किए बिना सही सामग्रियों का उपयोग करना। ऐसा करने के लिए उसने तुरंत ही हथियार बनाना शुरू नहीं किया। लोहार ने बैठकर अपनी सामग्री सूची के साथ मिलकर उन हथियारों की पूरी योजना बनाई जिन्हें वह बनाना चाहता था और उन्हें नए ब्लूप्रिंट के रूप में सहेज लिया। उनका इरादा जायंट रॉड की तरह कोई बहुत शक्तिशाली अनोखा हथियार बनाने का नहीं था, बल्कि हथियारों का ऐसा संग्रह बनाना था जो उनकी दुकान का पोस्टर चाइल्ड बन सके। उनका लक्ष्य सबसे अच्छे हथियार बनाना था, जैसे कि सुपीरियर स्वॉर्ड जो उन्होंने तब बनाया था जब उन्होंने फोर्जिंग शुरू की थी। अपने वर्तमान कौशल स्तर के साथ उसे मास्टर बनने के लिए सैकड़ों या हजारों महाकाव्य आइटम बनाने की आवश्यकता होगी। अवशेष बेहतर थे, लेकिन उसे अक्सर एक अवशेष रेटेड आइटम बनाने के लिए कई जादू और अपने स्तर की परत की आवश्यकता होती थी। सेठ जो चाहता था वह था अपने व्यवहारिक कौशल और सामग्रियों के संतुलन को इस हद तक सुधारना कि केवल आइटम ही न्यूनतम जादू के साथ अवशेष रेटिंग तक पहुंच सकें। इस तरह वह आत्माओं को बर्बाद किए बिना अवशेष बना सकता था। एज बाय पर फ्यूचर ब्लूप्रिंट के लिए सेठ ने हथियारों के आधार के रूप में महाकाव्य का उपयोग किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह अनिवार्य रूप से उच्च श्रेणी का था, जिसका अर्थ था कि इसमें किसी भी प्रकार के जादू और सामग्री के साथ मैना और आत्मीयता के लिए एक महान चालकता थी। इसी कारण से उन्होंने दुर्लभ लकड़ी का इस्तेमाल किया। चमड़े के लिए उन्होंने मिनोटॉर के चमड़े को चुना। उन्हें स्टोर रूम में संयोग से इसकी कुछ चादरें मिल गई थीं। किसी तरह उन्हें उम्मीद थी कि यह के साथ तालमेल बिठाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि चमड़े का जादू या कौशल के संबंध में अपेक्षाकृत तटस्थ प्रभाव था जो उपयोगकर्ता हथियार के साथ उपयोग करेगा। चमड़े को उपयोगकर्ता को मिनोटॉर की कुछ ताकत उधार देने के रूप में वर्णित किया गया था। बिना किसी विशेष प्रभाव के हथियार के जादू के आकर्षण पर ध्यान केंद्रित करके वे खाली स्लेट बन गए। उन पर जो भी जादू डाला जाएगा उसके लिए उनमें उच्च सहनशीलता होगी। यहाँ तक कि एक जादूगर के लिए इसे खरीदार के लिए व्यक्तिगत करने की संभावना भी थी, जो सेठ द्वारा इसमें डाले गए जादू पर निर्भर करता है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद सेठ काम पर लग गया और उसने अपना समय लेने पर विशेष ध्यान दिया। लेवल अप के साथ उसके क्राफ्टिंग स्टेशनों की उत्पादन गति दोगुनी हो गई थी। हालांकि उसने अभी के लिए इस सहायता से भी इंकार कर दिया। लोहार ने ब्लेड को यथासंभव गढ़ने में खुद को पूरी तरह से लगा दिया और यह स्थिति उत्पादन के हर चरण में स्थानांतरित हो गई। हैंडल की लकड़ी को फाइल करना, क्रॉसगार्ड और पॉमेल को गढ़ना, सब कुछ बिना किसी बड़ी सजावट के गरिमापूर्ण था। फॉर्म से ज्यादा फंक्शन एक और बोना सिद्धांत था जो उसने टोरे से सीखा था। सजावट कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें कभी भी फंक्शन के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इस संबंध में सेठ की शैली लगभग सादी थी, लेकिन उन्होंने सौंदर्य की भी उपेक्षा नहीं की तथा साफ सुथरा और स्टाइलिश लुक अपनाया। उन्होंने जो गाथा गीत और जादू चुना वह वे थे जिनका उन्होंने कुछ समय से उपयोग नहीं किया था। ब्लड ड्रिंकर संयोजन। सेठ बहुत आगे बढ़ गया था, खासकर जब गाथा गीत की बात आती थी। अधिकांश सामान्य हथियार जादू के रास्ते में न आने के अलावा यह उच्च स्तरीय और गौर सदस्यों को भी इन हथियारों का उपयोग करके कालकोठरी में अतिरिक्त ताकत हासिल करने में सक्षम बना सकता है।
दुर्भाग्य से चमड़े, चांदी और उसके गुण के बीच कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। कालकोठरी से एक यादृच्छिक मिनोटॉर का चमड़ा स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। अवशेष क्षति 2200, स्थायित्व 6000, एड्स बाय पर फ्यूचर। 1. खुद की मरम्मत के लिए रक्त को अवशोषित करेगा। 2. उपयोगकर्ता को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रक्त का कुछ हिस्सा अवशोषित करेगा। 3. सक्रिय कौशल लेकरेट। 4. निष्क्रिय कौशल मिनोटॉर की ताकत। 5. जोड़ 50% कौशल क्षति। 6. जोड़ 50% जादुई क्षति। 7. अंधेरे स्थानों में क्षति में जोड़ 20% की वृद्धि। शिल्पकार स्मिथ द्वारा बनाई गई एक बहुत ही बेहतरीन तलवार जिसमें बारीक विवरणों पर ध्यान दिया गया है और एक स्पष्ट कार्य को ध्यान में रखा गया है। बेहतरीन शिल्प कौशल ने इसके प्रदर्शन को इसकी भौतिक सीमाओं तक बेहतर बनाया है, जबकि जादू ने विकास के लिए अवसर प्रदान किया है। एक बार जब ये तलवार उपयोगकर्ता के किंवदंती बनने में भूमिका निभाती है, तो उस वस्तु के पास किंवदंती बनने की एक छोटी सी संभावना होती है। वह सफल हो गया था। उसने बहुत ज्यादा जादू और विशेष सामग्री का इस्तेमाल किए बिना ही एक अवशेष रेटेड आइटम बना लिया था। हालांकि प्रभाव उम्मीद के मुताबिक और मध्यम थे, तलवार का प्रदर्शन खुद ही जबरदस्त था। भारी मात्रा में आधार क्षति का सामना करना और जादू और कौशल क्षति की शक्ति में सुधार करना। मिनोटॉर की ताकत ने तलवार को पकड़ने पर धारक की ताकत और सहनशक्ति को 25 गुना तक बढ़ा दिया, जिसकी कीमत 20 मन प्रति मिनट थी। ये सेठ द्वारा किए जा सकने वाले जादू की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बदले में इसने एक जादूगर को इसे और अधिक मंत्रमुग्ध करने का विकल्प दिया। एक अभूतपूर्व बोनस था चेरोन के ओबोल के कार्य से अंधेरे स्थानों में अतिरिक्त क्षति पहुंचना। सेठ ने इस बात के वर्णन में एक छोटा सा बदलाव देखा कि यह पौराणिक बन सकता है। उनके ज्यादातर पिछले अवशेषों में यह वाक्यांश था कि अगर इस वस्तु की अफवाहें व्यापक रूप से जानी जाती हैं, हालांकि यहाँ ये गायब था। इसके अलावा अगर यह किसी के उत्थान में मदद करता है, तो भी इसके पौराणिक बनने की संभावना अभी भी कम थी। क्या ये सिस्टम का निर्णय था कि तलवार अपने आप में पौराणिक नहीं बन पाएगी और केवल किसी और की उपलब्धियों का लाभ उठाने की संभावना थी? इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये तब बदलेगा जब उसके पास कोई होगा, उदाहरण के लिए अल्जसर, जो तलवार को एक मजबूत गुण के साथ मंत्रमुग्ध कर देगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह बाद में परख सकता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सफल हो गया था। उसने दक्षता का एक स्पष्ट अंश प्राप्त किया था, जिससे उसकी क्षमता लगभग 40% हो गई थी। यदि यह अन्य हथियारों के लिए भी ऐसा ही था, तो उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 20 की आवश्यकता थी। वह भी तब जब वह इन सभी में सफल हो जाए। आखिरकार वह तलवार बनाने में सबसे कुशल था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा, अपने कंधों को ढीला छोड़ा और अपने अगले खाके पर काम शुरू कर दिया। यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद उसने समान गुणों वाली एक गदा पर काम करना शुरू किया। एड्स बाय पर फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 485 प्रगति। गुना नोबेल बिन शो में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C485 प्रगति। एड्स बाय पर फ्यूचर 485 प्रगति। उस दिन उसने केवल 5 हथियार ही बनाए, जो अभी भी तेज था, लेकिन उसकी अपनी गति के हिसाब से धीमा था। उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसकी पहली सफलता आसानी से दोहराई नहीं जा सकती। अन्य 4 हथियार, एक गदा, एक भला और 2 खंजर महाकाव्य थे। उनके पास समान रूप से उच्च आधार आंकड़े थे, लेकिन उनमें अवशेष बनने के लिए कुछ कमी थी। शायद तलवार के बाद सेठ की एकाग्रता थोड़ी कम हो गई थी। अगर यह सच था, तो सेठ एक दिन में केवल एक हथियार बनाना शुरू कर सकता था, क्योंकि महाकाव्य रेटेड वाले उसकी दक्षता के लिए बहुत कुछ नहीं करते थे। क्या मैरी ने यह नहीं कहा था कि अभाव से मांग बढ़ गई? इसके बजाय वह अपने दिन संगीत का अभ्यास करने में बिता सकता था। आखिरकार ये वह कौशल था जिस पर उसे भरोसा करना था। भिखारी की सलाह ने आखिरकार उसे इस अनुमान के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। जब उन्होंने अपोलो के बारे में शोध किया, तो उन्हें पता चला कि उन दोनों में बहुत कुछ समानता थी, सिवाय इसके कि वह एक लोहार था। यही एकमात्र कौशल था जो इस खोज में उसके लिए अवरुद्ध था। अपोलो ने भी उसी की तरह वीणा का इस्तेमाल किया। अपोलो ने भी उसी की तरह धनुष का इस्तेमाल किया। अपोलो ने भी उसी की तरह विशालकाय सांप से लड़ाई की तकनीकी रूप से। अपोलो ने मुक्त कलाओं की सराहना की, जिसे सेठ ने कुछ हद तक गिना। यही कारण रहा होगा कि उसके प्रायोजकों ने इस खोज का समर्थन किया था। शायद वह अपोलो का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता था यदि वह उसकी पर्याप्त रूप से चापलूसी करता। सेठ के पास संगीत के साथ इसे हल करने का एक और कारण था। जब वह संगीत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो उसने इस खोज के दौरान इसे नोटिस करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने बीच-बीच में फोजिंग के लिए एक गाना बनाया था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को संगीतकार के तौर पर नहीं देखा था। ये बदलना शुरू हो गया था, सिर्फ केटी क्विनन में बिताए हफ्तों के दौरान ही नहीं, बल्कि उससे पहले के महीनों में जब उन्होंने उसके साथ संगीत का अभ्यास किया था। अगर वह अपोलो को प्रभावित करना चाहता था, तो सिर्फ दूसरे लोगों के गाने गाना ही काफी नहीं था। कवि को अपने खुद के गाने लिखने थे, लेकिन इसके लिए उसे खुद के संगीत की खोज करनी थी। हालांकि वह राक्षसी गाथाएं और अब सामान्य गाने भी गा सकता था, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा संगीत नहीं था जिसे वह अपने खाली समय में कभी सुनता। चूंकि सभी लोग कालकोठरी में थे, इसलिए सेठ शाम को अकेला था। उसने कुछ ऐसा किया जो उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार कब किया था। वह लिविंग रूम में बैठा और बस संगीत सुनता रहा। एड्स बाय पर फ्यूचर इंटरनेट के बिना अपना सामान खोजने में उसे वास्तव में काफी समय और पैसा लगा था। जबकि डेल्टा में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं और फोन के बुनियादी कार्य काम करते हैं, इंटरनेट अनुपलब्ध था, जिससे बहुत सी चीजें प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अगले कुछ दिनों में थोड़ा परीक्षण करने के बाद सेठ ने खुद को प्रतिदिन केवल 2 से 3 हथियार बनाने तक सीमित कर लिया और अपना बाकी खाली समय अपने संगीत पर काम करने में बिताया। उन्होंने बार कॉलेज में फिर से जाना भी शुरू कर दिया। इस बार ये लाइब्रेरी में उपयोगी गानों की तलाश करने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी लेस देन दानव भाषा ग्रेटर देन में और महारत हासिल करने के लिए था। हालांकि उसे राक्षसों या संकाय से किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन केवल 2 लोग जो नियमित रूप से उसके साथ बातचीत करते थे, वे थे मंजिस जैसा संगीत शिक्षक और एम्बर, वह राक्षस लड़की जिससे उसकी दोस्ती थी। सेठ वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि लोहार ने भी राक्षसों से जुड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। वह केवल रुचि की कुछ कक्षाओं में जाता था या चीजों की तलाश करने के लिए सीधे पुस्तकालय में जाता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसे पहले से संगीत के हिस्से में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। संगीत शिक्षक ने ही उसे सुझाव दिया था कि उसे अन्य कक्षाओं में भी जाना चाहिए, जहां गीत रचना और गीत लेखन में मदद मिलती है। यदि वह एक संगीतकार के रूप में आगे बढ़ना चाहता था, भले ही उसे मूल बातें ज्यादा न पता हो, तो इन कक्षाओं में भाग लेकर अपने ज्ञान को गहरा करना एक अच्छा विचार था। चूंकि वह यहाँ का छात्र होने के बावजूद कभी भी ज्यादा कक्षाओं में नहीं गया, इसलिए बहुत से लोग भूल गए थे कि उनके कॉलेज में कोई इंसान भी है। उसका अक्सर कक्षाओं में आना लोगों को फिर से याद दिलाता था और वह ध्यान का केंद्र था। हालांकि कोई भी उसके पास शत्रुतापूर्ण तरीके से नहीं जाता था। समय बीत चुका था, लेकिन पिछली बार जो सबक उन्होंने सिखाया था, वह भी उन्हें दूरी बनाए रखने की याद दिलाता था। अपने कौशल को प्रशिक्षित करने के अलावा वह अपने स्तर को भी बढ़ाना चाहता था, ताकि लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन में सुधार हो सके। हालांकि चीजें पहले जितनी आसान नहीं थी। डेल्टा में ज्यादा लोग उच्च स्तर पर पहुंच गए और ज्यादा गिल्ड बढ़ गए। वह और टर्क्वेज एंगल डेल्टा में एडवेंचरर्स की वृद्धि से अनजान नहीं थे। टूर्नामेंट ने काफी लोगों को आकर्षित किया था, जो शहर के मौजूदा एडवेंचरर दृश्य में घरेलू नाम बन गए। और जाहिर है, भुगतान करने वाले ग्राहकों को हथियारों की आपूर्ति ने भी इसमें भूमिका निभाई। इसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि कालकोठरी की मांग बढ़ गई और कालकोठरी दौड़ के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ी। एड्स बाय पर फ्यूचर सेठ अपनी पसंद के कालकोठरी में अचानक नहीं आ सकता था और न ही उसे मारकर उसमें से निकल सकता था। मिनास मार के पास कुछ विशेष अधिकार थे, क्योंकि उनकी स्थिति और टूर्नामेंट के बाद आपातकालीन राहत में उनकी भूमिका थी। यहाँ तक कि वे भी ज्यादातर उस गॉड से मिनास मास की नियमित टीमों द्वारा बुक किए गए थे। चूंकि सेठ ने अपने गोलेम के साथ कालकोठरी का दौरा करने की योजना बनाई थी, न कि किसी भी टीम के साथ, इसलिए उसे सीमित पहुंचने पड़ना पड़ा। हालांकि सेठ की प्रगति में थोड़ी बाधा आई, लेकिन बाकी सब ठीक चल रहा था। नए टोकन ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किए गए थे और पोषण रणनीति भी ट्रैक पर आ रही थी। लोहार ने पहले ही अपना पहला पोषण पी लिया था, जिससे उसे ताकत, निपुणता, चपलता और धीरज में 5 अंक मिले।
सेठ के रक्तवर्णी चांदी के हथियार तुरंत दुकान में नहीं पहुंचे। इसके बजाय वे औषधियों की तरह मिनासमार के वफादार सदस्यों के लिए प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किए गए। धीरे धीरे ओथगोड के पुराने हथियारों को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया और स्टोर में बेचा गया। औषधियों की तरह ही ये रक्तपिपासु हथियार सदस्यों को उनके स्तर से स्वतंत्र रूप से बढ़ने में बहुत मदद कर सकते हैं। किसी के स्तर से ऊपर की ताकत के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि अभी उनके पास कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि उन्हें कब दूसरे खिलाड़ियों से लड़ना पड़ेगा। यह उनकी उम्मीदों से परे नहीं था कि लोग उनकी संपत्ति या उनके द्वारा स्थापित किए जा रहे नए व्यापार मार्ग को पसंद करेंगे। इसने इसे वास्तव में विशिष्ट बनाने की उनकी योजनाओं को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हैंगिंग ट्री की भागीदारी की योजना लगभग पूरी हो चुकी थी। जल्द ही एक अभियान दल रवाना हो जाएगा। टीम करीना के साथ रवाना होगी और नेस्ट कॉर्न शहर में चिमेरा से मिलेगी। योजना ये थी कि ड्रॉइड अपनी जड़ों को व्यापार मार्ग के साथ आगे बढ़ाए और संभावित शिविर स्थलों के लिए मार्ग के साथ शाखाएं उगाए। जब वे इस तरह से सभी मार्ग बिंदुओं को नियंत्रित और संरक्षित करते हैं तो कौन इसके लिए संतुष्ट हो पाएगा। यह एक और कारण था कि सेठ जल्दी से जल्दी लेवल अप करना चाहता था और लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को बेहतर बनाना चाहता था। उसने पेड़ों के अलावा व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए गोलेम की पेशकश की थी। यही कारण था कि वह जल्द से जल्द गोलेम फौज चाहता था। ऐसा लग रहा था कि यह हाथों से थकाऊ तरीके से तैयार किए जाने के बजाय जल्दी से मजबूत गोलेम बनाने का एक तरीका है। ट्रेड रूट प्रोटेक्टर्स के संबंध में उनके पास एक विशिष्ट दृष्टि थी, लेकिन देवताओं को पता था कि वह उन सभी को एक एक करके हाथ से नहीं बनाना चाहता था। यदि सेरेस ने जो उसे बताया था वह सच था, तो वह गोलेम फौज के साथ ब्लूप्रिंट का उपयोग करने में सक्षम होगा और उसे केवल उत्पादन के लिए सामग्री उपलब्ध करानी होगी। एलिमेंटल के बारे में सेठ ने सेरेस को तब तक स्टैंड बाय पर रखा था जब तक कि वह वास्तव में पुष्टि नहीं कर लेता कि उसकी जानकारी सच थी। इससे पहले कि वह सुनिश्चित हो जाए कि एलिमेंटल ने सच कहा है, वह उसे शरीर नहीं देना चाहता था। फिलहाल वह अपने बुनियादी कौशल को सुधारने में अधिक रुचि रखता है। एक मजबूत नींव के साथ वह भविष्य में अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होगा। एज बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।